राजनीति में ना कुछ किले ऐसे होते हैं जो लगते हैं कि कभी नहीं टूटेंगे, जब तक वो टूट नहीं जाते। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के दरौली की। यहाँ 2025 में एक ऐसा ही राजनीतिक किला, आप कह सकते हैं ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। -13%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक राजनीतिक भूकंप का मैग्नीट्यूड है। आप समझिए, मतलब 2020 में एक तरफा जीत और 2025 में सीधी हार। ये दिखाता है कि सियासत का खेल कैसे बस कुछ ही सालों में पूरी तरह पलट सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? सिर्फ 5 साल में एक इतना मजबूत किला एक तरह से खंडहर कैसे बन गया? वो कौन सी दरारें थीं जो नजरअंदाज की गईं? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इस उलटफेर का साइज समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये किला आखिर था कितना मजबूत। 2025 से पहले की तस्वीर क्या थी? उस वक्त के विधायक का दबदबा कैसा था? जरा सत्यदेव राम के चुनावी सफर पर नजर डालिए। 2015 में वो जीते और 2020 में तो कमाल ही हो गया, 50% से भी ज्यादा वोट शेयर। मतलब उन्होंने अपनी पकड़ को इतना मजबूत कर लिया था कि ये किला बिल्कुल अभेद्य लगता था। इन नंबर्स को देखकर तो कोई भी कहेगा कि भाई ये सीट तो पक्की है। और फिर आता है 2025 का नतीजा, और यहाँ तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है विष्णु देव पासवान की एक तरफा जीत और सत्यदेव राम के दौर का अंत। कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। तो आखिर ये हुआ कैसे? चलिए तह तक जाते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह सोशल इंजीनियरिंग का फेल होना। सामाजिक समीकरण जो थे वो टूट गए। आइए देखते हैं कि कैसे जो पारंपरिक वोट बैंक था उसकी नींव ही हिल गई। दरौली की पॉलिटिक्स को समझने के लिए वहां की डेमोग्राफी को देखना जरूरी है। पारंपरिक तौर पर कुछ खास ग्रुप्स का वोट डिसाइसिव रहा है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोटर्स, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही मजबूत वोटिंग ब्लॉक बनाते थे। यही तो महागठबंधन की असली ताकत थी, इसी पर पूरी नींव टिकी थी। मगर 2025 में ये सारा सोशल मैथ, सारा समीकरण फेल हो गया। जो वोटिंग ब्लॉक कभी जीत की गारंटी माना जाता था, वो बिखर चुका था। खेल पूरी तरह बदल गया। तो ये बिखराव हुआ क्यों? इसके पीछे एक नहीं कई कारण थे। पहला, स्थानीय माइनॉरिटीज में एक तरह की नाराजगी थी। दूसरा, लोजपा आरवी ने नॉन जाटव दलित सबकास्ट्स को एक साथ लाने में कामयाबी हासिल की। और तीसरा, पड़ोस के सीवान में हिना शाहब का इंडिपेंडेंट लड़ना, उसने भी भरोसे के समीकरण को हिलाकर रख दिया। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर उस सॉलिड दलित मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक लोकतंत्र में जब समाज में ऐसे बदलाव आते हैं तो जिम्मेदारी से बात करना, अपनी बात रखना, ये और भी अहम हो जाता है। बातचीत का मकसद लोगों को जोड़ना होना चाहिए, न कि पहले से मौजूद दरारों को और चौड़ा करना। लेकिन रुकिए, सोशल इक्वेशन का टूटना ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके अलावा 3 और बड़े फैक्टर्स थे। जमीन पर लोगों का गुस्सा, वोटिंग पैटर्न में बदलाव और हाँ, टेक्नोलॉजी। इन तीनों ने मिलकर हार की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी। ये जो तस्वीर है, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उस इलाके की एक ऐसी सच्चाई है जो हर साल लोगों को झेलने पड़ती है। बाढ़, घाघरा नदी की वजह से आने वाली विनाशकारी बाढ़ और सरकार की तरफ से नाकाफी मदद, इसने लोगों के मन में मौजूदा विधायक के खिलाफ एक लगातार गुस्सा बनाए रखा। बाढ़ तो एक समस्या थी ही, उसके साथ साथ एक बड़ा आर्थिक संकट भी मुंह बाए खड़ा था। सासामूसा और दूसरी लोकल चीनी मिलें बंद पड़ी थी। इसने पूरे इलाके के गन्ना किसानों की कमर तोड़ दी थी। आप समझिए, ये सिर्फ एक पॉलिसी फेलियर नहीं था, ये लोगों की रोजी रोटी पर सीधा हमला था। 38%, ये नंबर जानते हैं क्या है? ये उस इलाके के बच्चों में स्टंटिंग यानी बौनेपन की दर है। ये सिर्फ एक हेल्थ स्टेटिस्टिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है जो बताता है कि वहाँ स्वास्थ्य और ह्यूमन कैपिटल का कितना बड़ा संकट है। और जाहिर है, इस सब ने वोटर्स के गुस्से को और भी हवा दी। और ये सारा गुस्सा ये कहाँ निकला? सीधा वोटिंग बूथ पर। 2020 के मुकाबले 2025 में वोटर टर्नआउट में देखिए, लगभग 6.72% का जंप। ये कौन लोग थे? ये वो नए वोटर्स थे, वो नाराज वोटर्स थे जो घर से सिर्फ और सिर्फ बदलाव के लिए निकले थे। और आखिर में एक और बहुत बड़ा फैक्टर था, टेक्नोलॉजी।
आज की तारीख में लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं होती, वो आपके फोन पर, व्हाट्सएप पर लड़ी जाती है। और इस डिजिटल नैरेटिव की लड़ाई में विपक्ष ने मौजूदा विधायक की पार्टी को बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया था। आप कह सकते हैं कि जमीन पर वोट पड़ने से पहले ही डिजिटल वॉर हारी जा चुकी थी। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि हार क्यों हुई, लेकिन ये एनालिसिस सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं रुकता, ये आगे का रास्ता, एक सल्यूशन भी देता है, भविष्य के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट भी पेश करता है। तो क्या है ये ब्लूप्रिंट? ये है एक 4 स्टेप रिकवरी प्लान है। पहला, एक नया पढ़ा लिखा और साफ छवि वाला युवा चेहरा सामने लाया जाए। दूसरा, लोगों की शिकायतों को सुना जाए, बल्कि 25,000 घरों की हर छोटी बड़ी समस्या का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाए। तीसरा, जो सोशल गठबंधन टूटा है उसे ग्रास रूट्स लेवल पर जाकर लोगों से सीधा मिलकर फिर से जोड़ा जाए। और चौथा, एक मॉडर्न डिजिटल टीम बनाई जाए, ऐसे डिजिटल गुरिल्ला जो व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर विपक्ष के नैरेटिव का जवाब दे सकें। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। जब आप 25,000 परिवारों का डेटाबेस बनाते हैं तो लोगों का भरोसा सबसे ऊपर आता है। उनकी प्राइवेसी, उनकी सहमति, इन सब का सम्मान करना बेहद जरूरी है। डेटा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए होना चाहिए, किसी और मकसद के लिए नहीं। भरोसा इसी से बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दरावली की एक सीट की कहानी में इतनी दिलचस्पी क्यों? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक विधानसभा सीट की नहीं है, ये असल में बदलते हुए भारत की कहानी है। आइए समझते हैं कि दरावली का ये केस स्टडी इतना मैटर क्यों करता है। देखिए, दरावली में जो हुआ वो एक बड़े बदलाव का संकेत है। राजनीति अब सिर्फ पहचान पर नहीं, बल्कि गवर्नेंस ऑन डिमांड पर चल रही है। डिजिटल नैरेटिव की लड़ाई अब डिसाइसिव हो चुकी है। देश का युवा जो अब ज्यादा कनेक्टेड है, उसकी उम्मीदें बढ़ गई हैं और चुनाव प्रचार का तरीका भी अब विरासत से हटकर हाइपर लोकल और डेटा ड्रिवन हो रहा है। यही वजह है कि दरावली की कहानी पूरे देश के लिए एक सबक है। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस दौर में जहां इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलती है और लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं, वहां एक वोटर का भरोसा जीतने और उसे बनाए रखने के लिए असल में क्या करना पड़ता है? दरावली का नतीजा एक साफ जवाब देता है। भरोसा अब सिर्फ वादों या विरासत की जागीर नहीं है। इसे हर रोज जमीन पर उतरकर, लोगों से जुड़कर और बदलते वक्त के साथ खुद को बदलकर कमाना पड़ता है।